आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले देखते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी हैं और सुर्खियों में भी छाई हुई है। आज चर्चा अक्षय तृतीया की भी है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तृतीया तिथि आज रात 11:47 से शुरू हो रही है और ये बुधवार को रात 9:37 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक अक्षय तृतीया का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लिहाजा आप सोना खरीद सकते हैं और गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। भगवान परशुराम की जयंती पर देश भर के मंदिरों में जगह जगह खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। असम के बोंगाई गांव जिले में भी ब्राह्मण समाज की ओर से मंदिर में भगवान परशुराम की जयंती पर विशेष पूजा हुई। इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर प्रदोष काल में हुआ था। अक्षय तृतीया पर बुधवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यमुनोत्री के कपाट सुबह 11:55 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसको लेकर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखपा से भैरव घाटी पहुंच चुकी है। यही रात्रि विश्राम हो रहा है। वैसे चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था हरिद्वार से रवाना हो चुका है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब कोई भी पुलिसकर्मी वहां आम जनता से तू, तुम या दूसरी भद्दी भाषा में बात नहीं करेगा। नए पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसमें पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि वो आम लोगों से बात करते हुए आप और जी शब्द लगाएंगे। इसके साथ पुलिस थानों में आने वाले लोगों को पानी पिलाने और बच्चों को चॉकलेट बांटने का काम भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के लिए कुछ आरपीएफ जवान और यात्री मददगार साबित हुए। उन्होंने इस लड़की को बचा लिया। दरअसल रतलाम की रहने वाली 22 साल की शीतल पांचाल को भोपाल जाना था, लेकिन जल्दबाजी में वो गलत ट्रेन में चढ़ गई। इतनी ही देर में ट्रेन चल पड़ी और फिर उसने चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश की, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पटरी की ओर फिसलने लगी। इसी बीच वहाँ खड़े एक यात्री ने युवती को अपनी तरफ खींच लिया। इतने में आरपीएफ के जवान और कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आ गए और उसे ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। जिंदगी का सफर सुहाना, इसके लिए सावधान रहना जरूरी। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में फिर से पर्यटकों की आमद से जुड़ी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बाजारों में रौनक और पर्यटकों की वापसी के साथ स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि आतंकवादी हमलों की संभावना के बारे में खुफिया चेतावनी के कारण कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको ऐसी परिस्थिति में वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऐसा करके तो अपने घर में दुबक कर बैठ जाएंगे। हमारी तो एक तरह ये कमजोरी होगी, इससे तो लोग शत्रु लाभ उठाएगा कि नहीं, हम भारतीय होने के नाते हमारा निडरता का परिचय तभी होगा कि हम अपना कोई भी कार्यक्रम स्थगित न करें और वहीं पर जाएं जहां हमें जाने से कोई डराता हो। ये कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मातृभूमि हमारी है। हम यहाँ आए हैं, आते रहेंगे। और ये पहलगाम हम आए हैं, भद्रवाह में आए हुए हैं। यहाँ हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। आतंक से हारेगा नहीं हिंदुस्तान। पहलगाम हमले के बाद फिर से घाटी में आने लगे पर्यटक। बोले, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, हम आएंगे। यहाँ आके मुझे ये ऐसा लगा कि यहाँ मैं जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का एक पार्ट है। ये कश्मीर भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। आतंकवादियों का मकसद हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। उनका मकसद ऐसा होगा कि
जम्मू कश्मीर में कोई आए नहीं, वो ऐसा ही रहे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ आएंगे, एंजॉय करेंगे और जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, हिंदुस्तान भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। पहलगाम हमले के बाद पर्यटक घाटी छोड़कर जा रहे थे और दूरी बना रहे थे, जिससे पर्यटन स्थलों की रौनक घट रही थी। हालांकि अब हफ्ते भर में ही पर्यटक फिर से खूबसूरत वादियों से घिरी घाटी में लौटने लगे हैं। तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है 22 अप्रैल की आतंकी हमले को, लेकिन एक बार फिर सैलानी रुख कर रहे हैं पहलगाम का। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। एक ग्रुप है जो कि सीधा महाराष्ट्र से आया है, उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से आए हैं और खासतौर पे अब ये जो माहौल यहाँ पे देख रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, आप लोगों का क्या प्लान है? हम महाराष्ट्र से, सांगली से है। यहाँ पे 5 दिन पहले आए हैं घूमने को। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम घूम रहे हैं, कोई बंद नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं टूरिस्ट को। खाना पीना वक्त पे, गाड़ी भी अच्छा मिल रहा है और रहने के लिए रूम रुक रहे हैं। हाँ रुक रहे 5 दिन से 6 दिन से रुक रहे। हम यहाँ पे मंगलवार को आए हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी, किसी चीज की परेशानी नहीं हुई। तो आपको नहीं लगा कि पहलगाम शायद टेंशन है, वहाँ पे नहीं आए? इस तरह का कोई सोच विचार आप लोगों ने किया कि आपको लग रहा था कि नहीं हम आएंगे ही? शुरू में हमने न्यूज सुना जब हम ट्रैवलिंग में थे कि पहलगाम में अटैक हुआ है, तो हमारा प्लान पहला था कि कैंसिल करें। और बाद में सोचा कि ये हमारा देश है, हमारे देश में डरेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? तो हमारे देश में डरने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे टूरिस्ट सारे ट्रैवल्स से जो आए हैं हम, तो हमारे टूर प्लान में वो प्लान ही था कि पहलगाम का दूसरा दिन, पहला दिन था, तो हमने वो सारे चेंज किया, वो चौथा दिन रखा और बिना डरे यहाँ आ गए। क्या बोलना चाहेंगे जो बाकी टूरिस्ट आपका सुन रहे हैं? मैं तो कहूँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कोई तो पहलगाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी रविवार को पर्यटकों से चलो कश्मीर की अपील लेकर पहलगाम पहुंचे और कहा कि दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। मुझे लगा कि क्यों भैया, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम क्यों ना आए? हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये संदेश हमें देना पड़ेगा उनको। तो ये कैसे देंगे संदेश, ये कैसे करेंगे ये? तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर ये बताना पड़ेगा, ये बताना चाहिए हमारे जो लोग हैं हमारे देश के, कि अगर आपने ये बुकिंग्स आपकी कैंसिल की हैं तो मत कीजिए, फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आपने अभी तक कैंसिल कर चुके हैं आप, तो फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह के लिए आपने बुकिंग्स अगर की हैं इन छुट्टियों में जाने के लिए, तो चाहिए तो वो कैंसिल कीजिए, लेकिन कश्मीर आ जाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमले के बाद पूरे पहलगाम में सन्नाटा छा गया था। होटल खाली हो गए थे, पर्यटक वापस लौट आए थे और दुकानें भी बंद हो गई थीं। लेकिन धीरे धीरे पहलगाम के बाजार में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं और कुछ पर्यटक भी वहां घूमने पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे पहलगाम में चहल पहल दिखने लगी है। एक हफ्ता हो चुका है 22 अप्रैल के हमले को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब दुकानें भी खुलने लगी हैं। आप ये देखिए, लोगों ने खाना परोसना शुरू कर दिया है, दुकानें खुली हुई हैं, सजी हुई हैं। कहाँ से आए? एक मिनट, हैदराबाद से मैडम। हैदराबाद से? जी। और क्या आप यहाँ पे रहेंगे, परिवार के साथ आए हो यहाँ पर? जी हाँ, इंशाल्लाह हम 2 दिन रुकेंगे यहाँ पर। हाँ, आज और कल रुकेंगे। तो एक मन में कुछ था, क्योंकि एक हफ्ता ही हुआ है इस पूरे कांड को, तो कुछ सोचा क्योंकि परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत सेफ है। कश्मीरी पीपल बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर सैलानियों पर हुए आतंकी घटना के बाद लोगों के मन में डर है, लेकिन ये डर धीरे धीरे कम होगा। वहीं दुकानों के खुलने और सैलानियों के कश्मीर घाटी पहुंचने से यहाँ के दुकानदार बेहद खुश हैं, जिससे स्थानीय लोगों को राहत महसूस हो रही है। ये देखिए, दुकानें खुल चुकी है, पकवान इस वक्त बन रहे हैं। काफी दिनों तक दुकानें बंद थी, लेकिन एक बार फिर आप लोग, हम देख रहे हैं कि पकवान में। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि किस तरह से, क्योंकि एक ये भी बात है कि अमरनाथ का सीजन भी शुरू होने वाला है और यहाँ पे माहौल भी, जो लोकल लोग थे वो भी काफी चिंता में थे। अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे लिम बैक कर रहा है नॉर्मल से? मैं बहुत मतलब ये कि धन्यवाद है आने वालों का। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इनकी हिम्मत है, जो ये लोग मतलब ये है कि ऐसे माहौल हालात को सुनने के बाद फिर यहाँ का रुख कर रहे हैं, और आना भी चाहिए। आतंकवाद से डर के इंसान कब तक बैठेगा? इसका तो डट के मुकाबला करना ही है, और मुकाबला तभी होगा जब इंसान सामने आएगा। तो बहुत बड़ी जो है खुशी है, बहुत हमें खुशी है इस चीज़ की कि हमारे जो है प्यारे
टूरिस्ट भाई इतनी दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं इस कश्मीर का रुख। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को चुन चुन कर मारकर उनके ठिकानों को तबाह भी कर रहे हैं। सेना के इस अभियान के बीच सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने घाटी में पर्यटन का पूरा नक्शा बदल दिया है। ये इस वक्त मैं डल लेक के किनारे हूँ और ये केंद्र बिंदु रहती है। जो भी पर्यटन की एक्टिविटी होती है पूरी घाटी में, शुरुआत यहीं से होता है। यानी कि जो पर्यटक घाटी आता है पहले डल लेक पे आता है और यहाँ जो है शिकारा राइड लेता है। कुछ समय पहले, एक हफ्ता या शायद 6-7 दिन पहले हम यहाँ आए थे। डल लेक के बीचों बीच तकरीबन 100 से 300, 400, 500 शिकारा थे और खचाखच भरे हुए थे पर्यटकों से। आज आप देख सकते हैं सन्नाटा यहाँ भी, पानी बिल्कुल खामोश और कहीं आपको चप्पू की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। जो भी शिकारे इस वक्त यहाँ घूम रहे हैं या तो लोकल पर्यटक हैं या फिर वो अपने काम से घूम रहे हैं। तो इस तरीके का असर हुआ है घाटी के पर्यटन पे। लेकिन अगर आप जो यहाँ के लोग हैं, सिविल सोसाइटी उसकी माने, तो जो पर्यटन उद्योग है उसको अभी जो है ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये घाव भरने में समय लगेगा। और अभी जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि धीरे धीरे जो है इंतज़ार करें, और क्योंकि वक्त जो है सबसे बड़ा मरहम बन के आएगा इस हादसे पे। और साफ बात यह है कि फ़िलहाल अगर पर्यटन की बात करें तो काफ़ी समय लगेगा इसको लौटने के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल जो पर्यटन स्थल है घाटी के, तो सरकार की तरफ से हालांकि खुल के कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि तकरीबन जो ओवरऑल 80 to 90 जो पर्यटन स्थल हैं उनमें से 48 को जो है बंद कर दिया गया। हालांकि इनमें से जिन पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है वे या तो आतंकवाद विरोधी तलाशी अभियान का हिस्सा हैं या सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हैं। मेरा अपना सोच है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अगर टूरिस्ट को एज अ जरिया ऑफ अर्निंग समझे तो अपने आप में गलती होगी, क्योंकि हर टूरिस्ट स्पॉट पर और इवन अदरवाइज ऑल्सो इन द नेम ऑफ हेल्प डेस्क आप एक हेल्प दे सकते हैं टूरिस्ट को, लोकल्स को, जहाँ पर के फर्स्ट एड का सामान हो, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड पुलिस वाले आपके वहाँ हो, आर्म्ड पुलिस वाले भी वहाँ पर हों। जिस तरीके के जो एरियाज़ जो थोड़े फॉरेस्टेड एरिया हैं या उनके चारों तरफ फॉरेस्ट है, वहाँ कुछ पेट्रोलिंग की फैसिलिटी हो, तो मुझे लगता है कि इवन टूरिस्ट के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ होने से देयर इज़ अ बैकअप अवेलेबल। इसी तरह सबसे नज़दीक एम्बुलेंस या कुछ इस तरह की चीज़ की फैसिलिटी हो, क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप टूरिस्ट को सिक्योर नहीं करोगे तो आपका जो मेन इनकम का ज़रिया है वो ड्राई अप हो जाएगा और लोकल्स वापस अपनी तकलीफ में आएंगे। पहलगाम हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि हमले में शामिल आतंकी जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर है कि पहलगाम हमले के बाद सैलानियों से गुलजार कश्मीर घाटी की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के सख्त और मजबूत मंसूबों के सामने आतंकवाद की जड़ें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पहलगाम से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। दरअसल पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इसमें आतंकवाद पर करारी छूट करने पर जोर दिया गया। अब बुधवार को सुबह 11 बजे से 4 हाई लेवल बैठकें होंगी। इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शामिल है। वैसे आज पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच भी बैठक हुई है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने फीस से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बिल बताया क्योंकि इससे पहले फीस को लेकर ऐसा कोई एक्ट नहीं बना था। लेकिन अब अगर कोई स्कूल इस बिल के नियमों का उल्लंघन कर फीस बढ़ाता है तो उसे अगले 3 साल तक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नवंबर तक अगले शैक्षणिक सत्र की फीस सार्वजनिक कर दी जाएगी, यानी अभिभावकों को इसे चुनौती देने का पूरा समय मिलेगा। वहीं स्कूलों को फीस तय करने के लिए कमेटी भी बनानी होगी। ऐसा न करने पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। सजायाफ्ता लोगों के राजनीतिक दल बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस याचिका को लेकर सुनवाई की तारीख तय कर दी। इन अर्जियों पर 11 अगस्त के बाद सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक मंच से दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने यहां से ऐलान किया कि आगे से वो किसी भी कार्यक्रम मंच पर नहीं बैठेंगे। दिग्विजय ने ये बात ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली के दौरान कही। इसी रैली में कई लोग मंच पर बैठे दिखाई दिए, जिस पर दिग्विजय ने नाराजगी जताई कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। पद्म पुरस्कार विजेताओं को राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों में ले जाया गया। वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ये पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री संग्रहालय भी गए, जहां वो ऐतिहासिक जानकारियों से रूबरू हुए। पेगासस मामले से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम इस रिपोर्ट को सड़क पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बना सकते। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि प्रभावित आम नागरिकों के बारे में कोर्ट विचार कर सकता है। वहीं अदालत ने ये भी कहा कि कोई देश स्पाईवेयर इस्तेमाल करता है तो इसमें गलत क्या है। सवाल ये है कि इसका किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब इस मसले पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के 1 हफ्ते बाद ही सियासत शुरू हो गई, जबकि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमले के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली आए और एयरपोर्ट पर उन्होंने हमले के बारे में डिटेल में जानकारी ली। उसके बाद वो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठकें कर रणनीति बनाने में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेता इस समय भी पाकिस्तानी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, ये गवाह हैं मौजूदा सियासी हालात के। गवाह इस बात के कि सियासत के रंग एक से नहीं होते। अपने ही बयानों से पार्टियां कब पलट जाएं, कहा नहीं जा सकता। पहलगाम हमले के तुरंत बाद लगा कि पूरा देश एकजुट है, पूरे देश की सियासत एकजुट है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया था कि वो आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोदी सरकार के साथ है। पर हफ्ते भर में ही सारे दावे वादे सब सियासत के सामने बौने पड़ गए। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गायब लिखकर बिना सिर वाली एक फोटो साझा करके प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा गया। इस पोस्टर के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है
कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। जवाब में बीजेपी ने भी 2 पोस्टर जारी किए, जिसमें लिखा है कांग्रेस का मतलब पाकिस्तान का PR एजेंट। इसके अलावा बीजेपी ने लंदन के पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी का पोस्टर जारी करते हुए दिखाया कैसे भारतीय समुदाय के विरोध करने पर पाकिस्तानी अधिकारी ने सर तन से जुदा वाला इशारा किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हमदर्दी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पहली बात तो ये है कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा है। दूसरी बात ये है कि जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कहा कोई भी नेता बोल रहे हैं वो कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं, अधिकृत बयान उन्होंने जारी कर दिया। दूसरी बात है अनुराग ठाकुर जी से मैं कहना चाहूँगा, अच्छा मौका है। पीयूष गोयल जी ने पूरे देश की जनता को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया पहलगाम की घटना के लिए। उसमें राष्ट्रीयता के राष्ट्रवाद की कमी है, इस कारण से हुआ ये घटना। पूरे देश की जनता 140 करोड़ जनता के लिए इसे जिम्मेदार बता दिया है। तो इस बात को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना चाहे, उसको हटाए तो अनुराग ठाकुर जी मंत्री बन जाए। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते हैं कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, सरतन से जुदा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कांग्रेस वर्षों से करवाना चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आतंकी संगठन गजवा अल हिंद के साथ आपका क्या संबंध है? दोनों के ट्वीट क्या एक ही आदमी कर रहा है? इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि हमारे देश के कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है। वहीं कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी के नहीं शामिल होने पर भी विपक्ष हमलावर है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए, और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। तो कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है। पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे ख्याल में पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहता है कि कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब किस किस्म का होना चाहिए ये तो केंद्रीय सरकार तक छोड़ना चाहिए, उन पर छोड़ देना चाहिए। इसमें अब सुझाव नहीं दे सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई किस्म के, जैसे पिछले दफ़ा के 2-3 दफ़ा केंद्रीय सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, उसका असर पड़ा था। कुछ न कुछ एक्शन, मैं सुझाव नहीं देना चाहता, न मैं ये लड़ाई की बात करता हूँ, क्योंकि हमने लड़ाई के भी नेगेटिव और पॉजिटिव कई चीज़ें होती हैं, तो इसलिए एक्शन केंद्रीय सरकार
पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूरा देश चाहता है, चाहे विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, कुछ एक्शन लेना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच जारी है। आतंकी हमले के वीडियो में धार्मिक नारे लगाने वाले जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से एनआईए ने कई घंटे दोबारा पूछताछ की। इधर दिल्ली में कल पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी 4 हाई प्रोफाइल बैठक होनी है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ अहम बैठक कर चुके हैं और मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 80,288 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7 अंक फिसलकर 24,336 पर आ गया। अक्षय तृतीया से पहले ज्वेलर्स की ताजा खरीदारी के चलते सोने की कीमतों में तेजी रही। वहीं चांदी ने भी कीमतों में रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,050 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 3,500 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,000 रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 25 पैसे हो गई। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से सोने की कीमतों में लगातार उछाल आई है और सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है, ऐसे में इस बार लोग सोच समझकर खरीदारी करने की सोच रहे हैं। हालांकि इस बार ज्वेलर्स ने भी ग्राहकों के जेब का ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से खास तैयारी की है। मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो थोड़ा सा होता है, पैसा लगता है लेने में, कुछ सामान नहीं हो पाता है तो कुछ सामान छोटा मोटा बनाया जाता है। जो नहीं बना पाते हैं वो कुछ बाद में लेते हैं, जब पैसा आता तो लेते हैं। जैसे कि मैंने ही अभी बहुत समय लगा दिया कुछ सामान लेने में। हमने खास तौर पे सारे ग्राहकों के लिए 1 ग्राम में बहुत ही सुंदर चीज़ें निकाली हैं। आपको 1-1 ग्राम में ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए चार्म ब्रेसलेट्स हैं जो 1-1 ग्राम में बहुत ही सुंदर अपने में आप देखेंगे तो आजकल की जितनी भी युवा पीढ़ी है, टीनेजर्स हैं, इवन दे वर्किंग फीमेल्स, वो सब पहन सकती हैं। कावासाकी इंडिया ने अपनी एडवेंचर टूरर बाइक वर्सेस 650 का नया अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने वर्सेस 650 के MY 2025 मॉडल में सिर्फ रंग का बदलाव किया है, यानी इसे नए रंग के साथ पेश किया गया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई की। महानगरी मुंबई में रोजाना बस से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि BMC ने बेस्ट बसों के किराए में बढ़ोतरी करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब बेस्ट बसों का न्यूनतम किराया दुगुना हो जाएगा, जो कि जल्द लागू होगा। इस फैसले का असर बेस्ट बसों में रोजाना सफर करने वाले लगभग 31 लाख लोगों पर पड़ेगा। फैसले के मुताबिक गैर AC बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगा और अधिकतम 20 रुपए से बढ़कर 35 रुपए होगा। वहीं AC बसों का न्यूनतम किराया 6 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए होगा और अधिकतम किराया 25 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही साप्ताहिक और मासिक पास के किराया बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। साल 2018 के बाद ये पहली बार होगा जब बेस्ट बसों का किराया बढ़ाने का फैसला हुआ है। बेस्ट के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण किराए में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। पिछले 1 दशक में BMC ने बेस्ट को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है, लेकिन फिर भी बेस्ट लगातार घाटे में चल रही है। अब BMC ने बजट सीमाओं का हवाला देते हुए और आर्थिक मदद से इनकार करते हुए किराया बढ़ाने को लेकर ही एकमात्र विकल्प इसे बताया। बेस्ट को अभी सालाना 845 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, जो कि किराए में बढ़ोतरी के साथ 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि किराया बढ़ाने जाने से बेस्ट को 590 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जाहिर है इस फैसले से बेस्ट की आर्थिक हालात सुधरेगी, लेकिन इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।
इस फैसले को लेकर हमने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप बताइए, जिस तरह किराया बढ़ रहा है, आम लोगों को जीवन में कितना तकलीफ हो रहा है ना। जो किराया 5 रुपए था 10 रुपए हो गया, ये तकलीफ है ना। अच्छा, थाना में भी किराया था 10 रुपए, थाना तो महंगा था, तो सबको लगता था मुंबई में सस्ता है। अभी मुंबई भी महंगा हो गया, तो आम जनता को बहुत तकलीफ होगी इससे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किराया ना बढ़ाया जाए, जितना है उतना ही रहे। बहुत असर पड़ेगा, बहुत तकलीफ होएगा इसका, और क्या बहुत असर पड़ेगा। आप बताइए, बहुत असर पड़ेगा, बढ़ जाएगा कितना? बहुत असर पड़ेगा। यानी जो डेली जाने वाला है उसको भी तकलीफ है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जिसको पगार कम है वो क्या करेगा, जिसका पगार ज़्यादा है वो तो आराम से, उसको क्या टेंशन है। जितना उनको पगार बिगार सब मिल रहा है, काय का घाटा है, किस चीज़ का घाटा है, वो घाटे में चल रही है। मर रहे तो आम आदमी ही मर रहे ना उसमें। हमारे जैसे को तो हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारे को तो फर्क गिरता है ना। किराया बढ़ेगा तो फिर हमारे को ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, जाना पड़ता है, और भी कुछ काम है हमारे। यहाँ पे किराया बढ़ा है, लेकिन गांव साइड में किराया कम है। हम लोग को टिकट ही नहीं लगता, फ्री में हम लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे पैसा लगता है आने जाने में। यहाँ पे जाने के लिए 15 रुपया 20 रुपये लेते हैं लोग, और वहाँ पे तो हमको पैसा ही नहीं, फ्री में हम लोग जाते हैं सीनियर सिटीजन है करके। और यहाँ पे क्यों ऐसा? हमारा पैसा कम करो, गैस बढ़ा रहे, सब बढ़ा रहे, हम क्या खाए क्या मरे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। तुम्हारा बस घाटे में जा रहा है, हम थोड़ी ना उसको घाटे में डाल रहे। तुम्हारे कामगार लोग घाटे में डाल रहे, हम थोड़ा डाल रहे हैं। हम डाल रहे हैं कि आपका बस को घाटे में नहीं डाल रहे, तो हमसे किराया तो वसूल करते हो। पब्लिक का बहुत नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि सब पब्लिक तो इतना नहीं भर सकती ना। कोई गरीब है जिनके पास पैसा नहीं रहता, वो क्या करेंगे? सबको थोड़ी इतना पड़ता है, मतलब हो सकता है कम से कम 8 रुपया करो, ज्यादा मत बढ़ाओ। लेकिन हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, पेमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। पेमेंट नहीं बढ़ेगा तो पब्लिक क्या करेगी? इधर चोरी, ये लूटा लूट हो रहा है, वही होने वाला है, और क्या होने वाला है। सर्जरी में रोबोट को लेकर एलन मस्क का अहम बयान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल का लिए। खबर है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में आने की तैयारी तेज कर दी। कहा जा रहा है कि उसने मुंबई में एक दफ्तर लीज पर लिया है। इसका हर महीने का किराया 3 लाख रुपए है। वैसे कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों की सरकारों से ईवी प्लांट लगाने को लेकर भी बातचीत कर रही है। ओपन एआई के एडवांस टूल GPT-4o में बड़ी खामी के बारे में पता चला। इसकी जानकारी खुद कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने दी। उन्होंने बताया कि अपडेट के बाद इस एआई टूल में एक बड़े ग्लिच का पता चला है, जिसकी वजह से ये सही से नहीं चल रहा है। लिहाजा इस बग को सुधारने का काम चल रहा है। अगले कुछ वर्षों में रोबोट अच्छे सर्जनों को और 5 साल में बेस्ट सर्जनों को पीछे छोड़ देंगे। ये बयान न्यूरालिंक, टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने दिया। दरअसल दावा है कि पिछले दिनों अमेरिका में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी सिस्टम के जरिए प्रोस्टेट किडनी से जुड़े 137 ऑपरेशन किए गए। इसमें 98.5% सफलता हासिल हुई। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी की, जो न सिर्फ क्रिकेट जगत बल्कि अखबारों के पहले पन्ने पर छा गए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा है। राजस्थान रॉयल्स के इस क्रिकेटर ने अपने तीसरे ही IPL मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक ठोक दिया। शतक तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन महज 14 साल की उम्र में बेखौफ शतक बड़े बड़ों को हैरान कर रहा है और उन्हें भविष्य का सितारा बता रहा है। परिवार भी उनकी इस कामयाबी से बेहद खुश है। वैभव सूर्यवंशी, एक नाम जो आज सबकी जुबान पर है। सोमवार को IPL मैच में जिसने भी राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी का खेल देखा, एक ही बात जुबान से निकली, उम्र नहीं जज्बा देखो, ये बेजोड़ हुनर देखो। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने महज 35 गेंदों में शतक जड़ा। इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 7 चौके लगाए और इसी के साथ उनके नाम कई रिकॉर्ड भी जुड़ गए। वैभव सूर्यवंशी IPL में हाफ सेंचुरी और सेंचुरी जड़ने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं।
वैभव का आतिशी अंदाज ऐसा कि वो सबसे कम गेंदों पर शतक जड़ने वाले भारतीय भी बन गए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में उन्होंने मुरली विजय की बराबरी की। वो राजस्थान के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जाहिर है, जबरदस्त प्रदर्शन के बाद जयपुर से लेकर समस्तीपुर और पटना तक जश्न का दौर जारी है। वैभव के इस अद्भुत प्रदर्शन पर बिहार में उनके गांव ताजपुर में लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ताजपुर के लिए, हमारे बिहार के लिए नाम रोशन करेगा और बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। आज उनके पापा का भी मेहनत परिश्रम सब सफल हो गया। यहाँ वैभव के गांव में उनके शानदार शतक पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार के अपने इस लाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गर्व किया। उन्होंने वैभव की इस उपलब्धि पर पुरस्कार के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी के साथ पिछली मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की और बताया कि उन्होंने आईपीएल में वैभव के इस शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव से फोन पर बात की और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। रोमी सर है इधर। कैसा लग रहा है भैया? बिल्कुल सब सपने सच होते हैं। वैभव के इस आतिशी पारी की क्रिकेट जगत के सितारों ने भी जमकर तारीफें की। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सूर्यवंशी को शाबाशी दी तो मोहम्मद शामी, हरभजन सिंह समेत दुनिया भर के क्रिकेटरों ने वैभव को क्रिकेट जगत का उभरता हुआ सितारा बताया। वैभव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए जरूरी होता है जज्बा, जुनून और मेहनत, जो वैभव में कूट कूट कर भरा है। 4 साल पहले का ये वीडियो बताता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। अपनी मंजिल तक पहुँचने में वैभव को मेहनत के साथ साथ परिवार का भी खूब साथ मिला। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए जी जान लगा दी। आईपीएल के मैच में मात्र 35 गेंद में शतक मार के अपने टीम राजस्थान रॉयल को जीत दिलाया है। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। ये पिता की लगन और बेटे की मेहनत का ही नतीजा है कि महज 14 साल में वैभव ने आईपीएल में वो कमाल कर दिया जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने अब तक नहीं किया है। अब आईपीएल में वैभव के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके कोच का कहना है कि आने वाला वक्त अब वैभव सूर्यवंशी का है। मुझे फील होता है कि आने वाले साल 2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा, तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिले तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में शानदार शतक ने उन्हें महज 14 साल की उम्र में ही बड़े खिलाड़ियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दी शिकस्त। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। हरभजन सिंह ने नंदी हॉल में बैठकर विधिवत पूजन किया और बताया कि उन्होंने परिवार समेत देश दुनिया की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुंबई क्रिकेट संघ ने अपनी T20 लीग के लिए आइकन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी। इसमें सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे समेत भारतीय टीम के लिए खेल चुके 8 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इस T20 लीग की 6 साल बाद वापसी हो रही है। इसके तीसरे सीजन का आयोजन 26 मई से 8 जून तक वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आशीष नेहरा के जन्मदिन पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। युवराज सिंह ने भी उनके साथ एक वीडियो शेयर किया। साथ ही शायरी के जरिए मजाक भी किया और लिखा कि जो एडवाइस देता रहे दिन रात पर खुद कभी नहीं मानता हमारी बात, जन्मदिन मुबारक हो नेहरा जी। ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप के म्यूनिख चरण के लिए 23 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें निशानेबाज मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले का नाम भी शामिल है। मनु भाकर को 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जगह दी गई है।
भारत महिला क्रिकेट टीम ने ट्रायंगुलर सीरीज के एक मैच में दक्षिण अफ्रीका को मात दे दी। उसने कोलंबो में 15 रनों से ये मैच जीता। भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले मैच में भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 276 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 49 ओवरों और 2 गेंदों में 261 रनों पर ही सिमट गई। तो इसी के साथ उत्तराखंड के श्रीनगर से न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।